जी वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम जो है वो CS 401 के लेक्चर्स की बात करने जा रहे हैं। आज का आपका लेक्चर जो है वो 15 से स्टार्ट होगा जनाब। ये 13 से स्टार्ट होगा हमारा और एट द एंड आगे तक चलेगा। देखते हैं 13 से आज स्टार्ट करते हैं और ये कहाँ तक जाता है वो आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी रिटन फॉर्म में ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड द टाइटल। देखिए जी, प्रोग्राम फ्लो हमने बात करनी। कल हमने ओवरऑल जब चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज भी आपका कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से ही है कि मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को जिस तरह देखिए फॉर मल्टीप्लाई 8 एंड 16 बिट्स, यानी कि अगर इस बात को आपने याद रखना कि अगर 8 बिट का नंबर होगा तो हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट आएगा वो 16 बिट्स का आएगा। 16 बिट का नंबर होगा तो डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास 32 बिट का आएगा। ठीक है, तो इस बात को बस आपने एज इट इज़ याद रखना है। यहाँ में देखें जी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लेसेस आपको बता रहा है कि मल्टीप्लाई का तमाम जो कॉन्सेप्ट था उसी चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ से आपको पता था कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सोल्यूशन है वो ये कि आप जंप कर लें, यानी कि जंपिंग का कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट और शिफ्टिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। तो ये तमाम तो क्राइटेरिया आज आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं ये हमेशा से ज़रा टाइट होती हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ फॉर्म होती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक इंस्ट्रक्शन का ही एक सारा काम है। एक इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, दूसरी इंस्ट्रक्शन का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। नॉट टू द सेम लेटर, नॉट टू द सेम मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये बात आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास कंडीशनल जंप होती है ना, ये सेलेक्ट करते हैं वन ऑफ द टू पॉसिबल डायरेक्शंस कंडीशनल जंप में, क्योंकि कंडीशन है ना, जिस तरह इफ एल्स थी। तो इफ अगर ये काम हो सकता है तो ठीक है, अगर ये काम नहीं हो सकता तो ये कर दो इफ एल्स। तो यहाँ पे भी कंडीशनल जंप में हम क्या करते हैं, ये काम हो सकता है तो ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, राइट और लेफ्ट। वो कहता है कि अगर ठीक है राइट जा सकते हो तो ओके, नहीं तो लेफ्ट पे चले जाओ। तो ये कंडीशनल जंप है आपके पास। उसके आगे राउंड अबाउट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जनाब। राउंड अबाउट बोर्ड्स क्या होता है? राउंड अबाउट ऑन द रोड का मतलब ये होता है कि हमने बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड वी हैव, या आफ्टर और ट्रेवल्ड, आपने ट्रैवल करने के बाद वापस आ जाना है। देखें, ये कॉन्सेप्ट आपका उसी तरह से काम करता है कि आप जहाँ से चले हैं आपने वहाँ पे वापस आ जाना है। क्यों? क्योंकि हमने मेमोरी को फ्री करना होता है ना। तो इसीलिए आप जहाँ से चले हो वहाँ से आप वापस आओगे, तो इसको हम कहते हैं राउंड अबाउट। ठीक है, राउंड अबाउट बेसिकली एज डैट दे टेक अस बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आफ्टर हैविंग ट्रेवल्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द ग्राउंड। ये देखें लिखा हुआ इसने कि यहाँ पे क्या करता है, ये बैक उसी जगह पे वापस आ जाता है आफ्टर हैविंग ट्रैवल होने के बाद उसकी बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो ये टेम्परेरी डाइवर्जन है, यानी कि टू और मोर पैरामीटर्स हमारे पास डाइवर्ट होते हैं इस चीज़ के ऊपर। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? जिनका काम होता है कि वो बताते हैं प्रोसेसर को कि आपने करना क्या है और आपने कैसे काम करना है। ये देखें, ये ना बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में बात बता रहा है आपको। अगर आपने CS 502 रखी हुई है तो वो एक एल्गोरिथम है, उसमें काम ये होता है कि आपने देखो यहाँ से आप चले हैं, उसके आगे देखें यहाँ पे इस जगह आपने इस जगह ट्रैवल किया, दोबारा वापस आ गए, यहाँ से आप चले हैं, दोबारा ट्रैवल किया, यहाँ पे वापस आ गए। ये स्वैप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब मैंने आपको बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम बताया था कि आपने सॉर्टिंग करनी है ना, 6 है, 10 है, 9 है और 3 है। देखिए पहले दो दो आपने नंबर्स को स्वैप करना है। तो ये वो कॉन्सेप्ट आपको तस्वीर एक आगे की शक्ल में बता रहे हैं। कॉल एंड RET का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आपने सेट को आपने अपनी जो मेमोरी में है, यानी कि आपने रिपीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे से आप जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। तो कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है ये टेम्परेरी डाइवर्जन होती है। यहाँ पर रीयूजेबिलिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप CS 304 पढ़ के आ चुके हैं या पढ़ी हुई है तो वहाँ पे देखिए क्या होता है, हम ये कहते हैं कि कॉल दिस फंक्शन, एक फंक्शन बना लेते हैं और एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। तो ये कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होता ये टेम्परेरी है लेकिन हम इसको कॉल कर सकते हैं अपनी फाइल को अटैच करवाने के लिए, जिस तरह हैशटैग इंक्लूड iostream.h है। तो ये देखें, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है ना, आप इसको ऐड करते हैं, इसकी सारी फंक्शनैलिटी आपके पास आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कॉल फंक्शन है। ठीक है, अब 8088 यानी 8088 प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो डाइवर्जन होती है ना, ये अचीव होती है टेम्परेरी डिवीजन के लिए। इसने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई है। और जंप जो है ये रजिस्टर एज सेगमेंट जो है वो टेकअप करता है, यानी कि रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर से आपने, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था जो है या इससे प्रीवियस आप लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, फॉर जंप, नियर जंप और एट द एंड एक और जंप की टाइप थी, फॉर थी, नियर थी और शायद एक सेगमेंट थी फॉर नियर, माइंड से स्किप आउट हो गई है। लेकिन ये 3 तरह की जंप्स के बारे में हमने बात की थी। तो ये जो 3 तरह की जंप्स है ना, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो लॉन्ग जंप, फॉर जंप थी, शॉर्ट जंप थी और
लॉन्ग जंप थी समथिंग, इस तरह का कोई नाम था, जिसमें आप ये कह सकते थे कि हम विद इन अ सेगमेंट मूव करेंगे, तो ये नियर जंप है। और फार जंप का मतलब है कि आप सेगमेंट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, नियर फॉर और शॉर्ट, इस तरह का कोई नेम था जो हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि आप जंपिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आते हैं और आप जंप करते हैं, ठीक है। अब देखें, कॉल टेक्स अ लेबल एज आर्गुमेंट, जो कॉल क्या करता है, टेक करता है लेबल को आर्गुमेंट की फॉर्म में और एग्जीक्यूट करता है टास्क को फ्रॉम द लेबल, लेबल से, यानी कि हमारे पास इस तरह होता है कि हम रिपीट करते हैं ना अपने इंस्ट्रक्शंस को, जब तक टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, जब तक हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट हो रही होती हैं, तो ये आपके पास RET इंस्ट्रक्शन करती हैं, ये इनकाउंटर्ड होती हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करती हैं आपके टास्क को। जिस तरह देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, प्रोसेसर का काम होता है एग्जीक्यूशन करना। अब प्रोसेसर के पास आना किसने है, डेटा लेके कौन आएगा, तो डेटा लाने वाले हमारे पास मुख्तलिफ बसेस होती हैं, मुख्तलिफ मैनेजमेंट का काम होता है। देखो ये प्रोसेसर है, अब इसका काम है कि जब तक डेटा इसके पास आता जा रहा है ये तब तक रेपिटेशन पे रहेगा, यानी देखिए ये डेटा आ रहा है, ये बार बार उसको प्रोसेस करके आफ्टर ऑल इसको वापस भेजता चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपको बता रहा है कि ये काम आपके पास जो है रिपीट द एग्जीक्यूशन, कि जब तक प्रोसेसर के पास मेमोरीज के पास प्रोसेसर के पास जब तक एग्जीक्यूशन के लिए स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं, काम आता जा रहा है, तब तक हमारा प्रोसेसर हमारे लिए वर्किंग करता रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक जो है वो बताया जा रहा है। अब आप नेक्स्ट पर आए तो पैरामीटर्स क्या होते हैं जनाब। पैरामीटर्स की डेफिनेशन ये है कि पास फ्रॉम कॉलर टू सब रूटीन। पैरामीटर क्या करते हैं, ये पास करते हैं कॉलर को सब रूटीन के ऊपर, यानी कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन की पीसीज होते हैं, यानी कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को हमने डिवाइड किया होता है, डैट में चेंज फ्रॉम इनोवेशन टू इनोवेशन। ये कैसे, ये इनोवेट टू इनोवेट होते हैं, यानी कि इनकी वर्किंग इस तरह से होती है कि ये पास करते हैं कॉलर से सब रूटीन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉलर टू सब रूटीन्स के ऊपर जो चीज़ें पास की जाती हैं उसको हम पैरामीटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह से पैरामीटर्स होते हैं सब रूटीन के अंदर, जिसमें आप कह सकते हैं कि कॉल करो जी मैकेनिज्म को, यानी कि वही बात कि एक मैकेनिज्म आप बना लेते हैं, उसको बार बार कॉल करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे कोड रीयूजेबल है, ठीक है। अब आप फर्स्ट और जो है वो सब रूटीन देखिए, इसमें यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, डेटा स्वैप। ये जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आए कि ये हमारे पास जो है वो एक एल्गोरिथम की तरह काम कर रहा है ना। एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम हमारे पास है, जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है उसकी बात कर रहा है। तो एल्गोरिथम के अंदर देखिए वो कह रहा है कि इसको स्वैप करो। देखिए यहाँ पे आपने दो नंबर्स को पकड़ना है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। आपने कह ले आपने 60 को 55, देखिए छोटा नंबर कौन सा है 55 है ना, अब ये दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे, 60 55 पे आ जाएगा, 55 60 पे आ जाएगा। आगे देखें 60 और 45 इन दोनों ने करना है। अब दोबारा देखो 45 छोटा है तो वो दोबारा इधर आ जाएगा। इस तरह चलते 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 ये 45 यानी ये अरेंज बन जाएगी मेरे पास, ये तरतीब बन जाएगी। तो इस तरह से आपने बेसिकली वर्किंग करनी होगी। तो ये आपके पास इस तरह वर्क कर रहा है कि आप मुख्तलिफ, अब देखें ये डिसेंडिंग वाइज है, यहाँ देखो 0 10 30, ये बिल्कुल यहाँ देखा जाए तो ये बिल्कुल रीअरेंज्ड है। लेकिन आप इसको अगर असेंडिंग वाइज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सारा काम करना पड़ेगा, आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्वैपिंग के फंक्शंस आपको बता रहा है कि आपने स्वैप करने हैं, ठीक है। इसको पढ़ना जरूर है, इसको स्किप नहीं करना। बेस प्लस ऑफसेट और प्लस इंडेक्स, जो मैंने आपको टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन बताई थी उसके लिहाज से आपको यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तरह से इन्फॉर्मेशन को बता रहा है। अब कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, देखें स्वैप कितने नंबर्स थे आपके पास, यहाँ पे आप चेक करें ना, तो ये सारे नंबर्स थे 60 55 45 50 40, इन सारे नंबर्स को आपने स्वैप करना है ना। तो यहाँ पे देखें एक ही मैकेनिज्म आपने बना लिया और बार बार आप उससे कॉल कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कितना यूजफुल है कि आपको बार बार अपना कोड नहीं लिखना पड़ रहा। स्टैक के बारे में बता रहा है, स्टैक यूजफुल है जनाब कॉल के अंदर और RET यानी रेपिटेशन के अंदर और जो है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, रिट इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो इसके अंदर स्टैक का क्यों यूज है, क्योंकि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि लीफो के ऊपर कंसिस्टेंट है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग होती है जनाब प्रोसेसर के अंदरूनी हिस्से पर एज पर रूटीन ऑफ सब रूटीन। नेक्स्ट के ऊपर अगर आप बात करें तो इनसाइड द डिबगर, डिबगर के ऊपर आपको बता रहा है जी डिबगर में आप क्या स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपको कुछ इस तरह बताई जा रही है कि आप फर्ज कीजिए कि आपके पास जो है वो एक शॉर्ट कमिंग है, यानी कि आपके पास एक वे है जहाँ से आप आते हैं। अब वो कह रहा है कि AX DX AX CX और SI ये सारे रजिस्टर्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी शॉर्टेस्ट एलिमेंट के ऊपर आप इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखें इसको बिल्कुल आप इस तरह समझें कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये आपके पास प्रोसेसर है, ठीक है। आप इसको समझें जी, ये आपके पास जो है वो एक प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के ऊपर चलने का यानी कि आप यहाँ से भी आ सकते हैं इस तरह, ये दो रास्ते हैं, और आप यहाँ से भी आ सकते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा लग रहा है आपको, जो आप सिलेक्ट करना चाहें। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ रजिस्टर्स पड़े होंगे लाइक दिस प्लेस, ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो ये आप डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि आप शॉर्टेस्ट वे को चूज आउट कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा आगे देखें स्टैक। स्टैक के बारे में आपको दोबारा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अच्छा यहाँ पे ना आपने एक बात याद रखनी है, ये थोड़ा सा उल्टा बता रहा है। हमने वैसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है स्टैक एक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट इन लास्ट आउट। बात वही है, यानी कि आप कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, आपने एक ही कान पकड़ना है या पकड़ना आपने कान ही है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, बात वही है, लेकिन वर्डिंग इसने चेंज कर दी है। यही वर्डिंग आपके पेपर में आती है। याद रहे स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ से आपने बस इसको याद रखना है। अब स्टैक के मुख्तलिफ पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। पुश करना, पुश का मतलब कि आप डेटा को पुश करते हैं, और पॉप का मतलब आप डेटा को पॉप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर आपने स्टैक के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है तो हम पुश का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने स्टैक से डेटा को निकालना है देन यू हैव टू यूज द पॉप फंक्शन। माइट बी पॉसिबल, आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके नेक्स्ट पर है, तो ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है कि 8088 के अंदर जो हमारे पास स्टैक है वो 16 बिट साइज़ के एलिमेंट्स के ऊपर काम करती है। इसको याद रखिएगा, ये आपका MCQ आता है यहाँ से कि हमारे पास जो 8088 का जो प्रोसेसर है इसके ऊपर 16 बिट एलिमेंट साइज़ के ऊपर काम करते हैं, चूँकि ये एक टोटली तौर पे 16 बिट का प्रोसेसर है ना। और ये भी बात याद रखनी है कि जितने बिट का प्रोसेसर होगा अकामुलेटर भी इतने बिट का होगा। जिस तरह देखेंगे 16 बिट का प्रोसेसर है, आगे जाके आप 32 बिट का प्रोसेसर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके हमारे पास जो अकामुलेटर होगा वो भी 32 बिट का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखें तो आपको बता रहा है जी 8051 बेसिकली एक दूसरा जो है वो है। इसमें क्या है, इसमें इंक्रीमेंट स्टैक, आप स्टैक को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी पुश और पॉप के फंक्शनैलिटी को आप बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी करना ऑपरेंड ऑन द स्टैक, यानी मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ, और इसने ये तमाम तरह चीज़ों के अंदर यानी यहाँ तक ये सारा जो इसने लिखा हुआ है ना, जितना मैंने हाईलाइट किया इस ब्लू सर्कल के अंदर, इसने यही फंक्शनैलिटी आपको बताई है। स्टैक का मतलब पुश और पॉप, ये दो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। पुश मीन्स टू इंसर्ट द डेटा, पॉप मीन टू रिट्राइव द डेटा या टू रिट्रीव द डेटा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बस आपने एज इट इज़ याद रखना है, इसको पढ़ लेना है। अच्छा जी आगे आप बात करें तो आगे आपको क्या बता रहे हैं, आगे आपको पुश ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं कि असेंबली के अंदर हम कैसे लिखते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है जनाब। देखें SP, S का मतलब स्टैक और P का मतलब पुश। स्टैक में पुश कर दो -2, इस माइनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि स्टैक में 2 को पुश कर दिया जाए। माइनस बेसिकली इज द साइन दैट इज यूज टू द पुश, ठीक है। अब देखें मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं आपके लिए तो आपको बेहतर वे में बताया जा सकता है। देखिए SP यानी स्टैक, स्टैक में इस माइनस का मतलब है पुश ऑपरेशन। SPAX यानी कि इस SP को AX के अंदर सेव कर दो। और अगर यहाँ पे पुश के बजाय पॉप होगा तो क्या होगा, पॉप का मतलब होगा कि आपने क्या करना है, आपने मेमोरी में चीज़ों को रिट्रीव करना है, अब आपने चीज़ों को निकालना है, ठीक है, पॉप करना है। तो वहाँ पे इसके साइन की डेरिवेशन याद रखिएगा। एक मिनट मैं इसको सेटअप कर लूँ। ओके इसकी आपने डेरिवेशन आपने इस तरह से याद रखनी है कि आपने प्लस का मतलब पॉप ऑपरेशन और माइनस का मतलब पुश ऑपरेशन, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखनी है। और ये बात याद रहे कि पुश एंड पॉप जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र की, क्योंकि कंप्यूटर हमारी डम डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर को आप जो बताएंगे कंप्यूटर वो करेगा, कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपने इस चीज़ को याद रखना है कि प्रोग्रामर अगर मैं हूं तो मुझे पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट आई हैव टू वांट या पुश द वैल्यू, मुझे क्या कौन सी वैल्यू पुश करनी, मुझे कौन सी वैल्यू पॉप करनी, निकालनी है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें आपको बताया कि यहाँ पे देखें प्लस का मतलब आप जहाँ पॉप अप कर रहे हैं, और माइनस कहीं ना कहीं से किया होगा यहाँ पे, तो उसका मतलब आप जहाँ पे चीज़ों को इंसर्ट कर रहे हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको बता दी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जी आगे देखें सेव करना और रिस्टोर करना रजिस्टर्स को। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2024 मेरे पास 4 बिट का रजिस्टर है, लेकिन मैंने 2 और 3 ऐड करना है, 5 आंसर आ गया, 1 बिट तो ज़ाया होगी, मुझे उसको ज़ाया नहीं करना वरना मेरा आंसर टोटली तौर पे गलत कंसीडर किया जाएगा। तब हम अपने फ्लैग्स के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आप रिस्टोर करते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है। कॉल करना वैल्यू को शुड बी रिटेन, और स्टैक सेव कॉलर वैल्यू, इसका मतलब है कि जो स्वैप होती है ना सबरूटीन, ये डिस्ट्रॉय करता है AX रजिस्टर को। स्वैप सबरूटीन डिस्ट्रॉय करता है AX रजिस्टर को। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारा वाला पॉइंट जो हाईलाइट किया हुआ है कि जो स्वैप है ये देखें ये डिस्ट्रॉय करता है AX रजिस्टर को, जब बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को या बबल सॉर्ट सबरूटीन डिस्ट्रॉय करते हैं AX CX और SI को, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना, रट्टा लगता है तो रट्टा लगा लें, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा आगे देखें अच्छा ये देखें इसने ना पहले आपको बताया था पुश और पॉप यानी माइनस और प्लस से बता रहा था, अब ये पूरा लिख रहा है। देखें बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर पुश पॉप, तो ये बस आपने इसको अपने पेपर के लिहाज से भी इस तरह याद रखना है। आगे पुश के बारे में आ गया। पुश का मतलब है कि डिक्रीमेंट SP/2, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुश का मतलब होता है कि आपने डिक्रीज करना है, यानी कि आपने वैल्यू को
वैसे पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, यानी फर्स्ट डिक्रीमेंट करना, लेकिन इसका यहाँ पे जो इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे होता है कि आपने पॉइंटर्स में से वैल्यू को ट्रांसफर करना है वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। वर्ड और बाइट एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पॉप का मतलब कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आपने बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि आप करंट स्टैक से वर्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए आप वर्ड से बिट्स में जा रहे हैं ना, वैसे ये उल्टा मतलब दे रहा है आपको। पुश का वैसे मतलब ये होता है कि आपने चीज़ों को इंसर्ट किया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती हैं, लेकिन आपने बिट्स की फॉर्म में इंसर्ट किया, अब आप वर्ड की फॉर्म में डेटा रिट्राइव करें तो तब आपके पास वर्ड पे बढ़ रहा है, और पॉप कर रहे हैं तो आपके पास कम हो रहा है, ठीक है। और कॉल का मतलब अब दोबारा से कि आप किसी भी मैकेनिज्म को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रोसीजर को एक्टिवेट करने के बाद कॉल आउट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। तो मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट को आपने एज इट इज याद रखना है, ठीक है। उसके आगे देखें तो आपको रिपीट RET रिटर्न के बारे में बताया जाए। आप रिटर्न करना किसी भी फंक्शन को, तो रिटर्न का मतलब होता है कि अब जब आपने एक पूरा मैकेनिज्म तैयार कर लिया, देन यू हैव टू रिटर्न द वैल्यूज, आप रिटर्न कर दें तमाम तर वैल्यूज को, ठीक है। उसके आगे देखें तो आपको पैरामीटर्स पासिंग थ्रू स्टैक के बारे में बता रहा है। एक दफ़ा हम लेक्चर देख लें, 14 लेक्चर ही आपका यहाँ पे चल रहा है। तो पैरामीटर्स पासिंग थ्रू स्टैक के अंदर क्या होता है जी, आप पैरामीटर्स को स्टैक के जरिए पास करते हैं। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपने मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मुख्तलिफ जो है वो क्राइटेरिया पे, यानी इसमें स्टैक के कॉन्सेप्ट को ले आना होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को आपने लेकर आना होता है, और सब रूटीन को आपको यही चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। दो तरह से, यानी दो तरीके से आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? एक है यूजिंग रजिस्टर्स और एक दूसरा है यूजिंग स्टैक। तो स्टैक के जरिए आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं और आप रजिस्टर्स के जरिए पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बात आपने याद रखनी कि अगर आपने इसको रिमूव करना है ना, अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो आप वहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन देंगे? पॉप। और आपने अगर चीज़ों को इंसर्ट करना है तो आप वहाँ पे पुश के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए हम पुश और पॉप के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी वैल्यूज़ को रिटर्न करवा लेते हैं ताकि हमें पुश और पॉप के बेसिक रिजल्ट्स और आउटपुट हमें जो है वो दिया जा सके, ठीक है जी। उसके आगे देखें तो आपको बता रहा है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। 12 दफ़ा आपको बबल सॉर्ट के बारे में बता चुका और मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद समझा दूँ या मजीद आपको ये कॉन्सेप्ट रिपीट करके दिखा दूँ। तो देखें मैं चूँकि छोटे नंबर लूँगा, चूँकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो 10, 3, 6 और 92। देखिए आपने काम क्या करना है, या चलें एक और नंबर हम ले लेते हैं 0। देखो आपने काम ये करना है कि अब आपने ना इसको रीअरेंज करना है। पहले आप देखें, सबसे पहले आपने जो है वो लिखना क्या है, पहले आपने सबसे पहले इसको दो नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी आप सिर्फ 2 नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 और 3 आपके पास आएंगे। देखें अब 10 क्या है, ये बड़ा है, 3 क्या छोटा है, इसको स्वैप कर दें। स्वैप का मतलब इसको, इसकी जगह को चेंज कर दें। 3 आ जाएगा जी यहाँ पे, 10 आ जाएगा यहाँ पे। कोमा आप लगाए ना लगाएं आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें ये तो हो गया। आगे अब आपने आगे आना है किस पे? 3 और 6 के ऊपर। देखिए अब 10 हो गया ना, अब 10 के आगे टोटल नंबर लिखा जाएगा दोबारा से। देखें 10 आ गया, अब क्या होगा? 6 और 92 इन दोनों पे। फिलहाल अभी 3 और 10 ये आपने 2 स्वैप कर लिए, इसको फिलहाल आप स्किप कर दें। नेक्स्ट पर आए जनाब 6 और 92। देखें 6 एज इट इज ही है और 92 इसके आगे चलेगा, चूंकि 92 जो है वो बड़ा है तो हम इसको नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है। आगे देखें तो 0 है, 0 भी 92 के साथ जब स्वैप होगा तो 0 की जगह ले लेगा। देखें ये आपने पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है, अब आप दोबारा से देखें यहाँ पे तो सॉर्ट आउट हो रहा है 3, लेकिन अब आप इस चीज़ को करेंगे 10 और 6 को। अब 6 यहाँ पे आ जाएगा, अब दोबारा 10, फिर 92, यानी वो एज इट इज सारा नीचे उतरता जाएगा, ठीक है। दो तरह से आपने वैल्यूज़ को, फंक्शन को, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर, ओके। उसके आगे देखें तो 3, 6 यानी ये देखें यहाँ पे 3, 6, 10, 9, 92 और 0, ये काफ़ी जो है वो कंजस्टेड हो गया है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर डैट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इस तरह करते करते आपके पास ये सॉर्ट आउट हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10 और फिर उसके बाद आखिर में 92। तो देखिए इस तरह आपने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। इस तरह आपने इसको रिप्लेसमेंट के जरिए क्या किया, स्वैपिंग के जरिए इसको आपने सॉर्ट आउट कर लिया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम अब याद रहेगा, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आपको बता रहा है। इसमें आपने बस इस चीज़ को याद रखना है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ये देखें, अब इसमें ना आप कहते हैं पुश। देखें पहले आप इस तरह कहते हैं ना स्वैप कर दो, अब इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप कहेंगे पुश। पुश का मतलब क्या है कि इस एल्गोरिथम के मुताबिक पुश करो, पहले 3 फिर 10, इसको स्वैप करो आपस में, फिर उसके बाद इस तरह करेंगे। यानी पुश और पॉप के कॉन्सेप्ट के साथ आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। पेपर में प्रोग्रामिंग के लिए ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने इसके बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको याद रखना है बस, ठीक है।
अब देखें जिसमें ये क्या कह रहा है बीपी, मतलब यहाँ पे क्या है, बेस पॉइंटर में ऐड कर दो 2 को, यानी पुश कर दो 2 को, ठीक है। तो इस तरह सेकंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर अभी मैंने आपको बताया, प्लस का मतलब पुश करना और माइनस का मतलब, सॉरी माइनस का मतलब कि पुश करना और प्लस का मतलब पॉप करना, ठीक है। और एक और बात, इमीडिएट कैन नॉट बी डायरेक्टली पुश इनटू 8088, यानी कि अगर आप कहते हैं ना जल्दी से कोई चीज़ काम कर दे या बिल्कुल विद इन अ सेकंड कोई काम कर दे, वो 8088 के अंदर वो जो है वो प्रोसेसर के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की, लेकिन बहुत एडवांस प्रोसेसर्स के अंदर, चूँकि ये एक पुराना प्रोसेसर है, एक 16 बिट खाली प्रोसेसर है, तो इसके अंदर हम इतना ज़्यादा काम, इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके आगे देखें तो स्टैक को क्लियर कर रहा है जनाब, किसके साथ, आप स्टैक्स को मुख्तलिफ क्लियर्स करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे कॉल को और CALLE कॉल ई को, यानी कॉलर ही है और एक कॉल है, सिर्फ डबल LE जो है वो हम लिखते हैं बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए या एक चीज़ को डिनोट करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन को कॉल, कॉलर का मतलब सिंपल फंक्शन को कॉल करना, लेकिन कॉल का कॉल CALL कॉल, वैसे इसको हम कहते हैं डबल E लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉल ही पढ़ रहा हूँ इसको। ये ऐसा फंक्शन होता है दैट वॉज कॉल्ड, जिसको बुलाया जाता है, यानी कि फंक्शन बेसिकली इटसेल्फ इज कॉल्ड द कॉल एंड द फंक्शनल टू कॉलर, यानी जो फंक्शन को बुला रहा है ना, कॉलर जो बुलाने वाला है उसे कॉलर कहा जाता है। और पैरामीटर जो है ये वेस्टेड होते हैं जब सब रूटीन हमें रिटर्न होते हैं, क्योंकि जारी बात है आपकी फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिल रही, आपको आउटपुट ही नहीं मिल रहा, आपका आउटपुट जनरेट ही नहीं हो रहा, देन आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें आपको इसके टॉपिक के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर बता रहा है कि कॉल करना किसी भी फंक्शन को, स्टैक को क्लियर करने के लिए, और कॉलिंग यानी कि फंक्शंस को कॉल करना, कौन कॉल करेगा, कॉलर कौन करेगा, कॉलर कौन है, जो प्रोग्रामर होता है वो इस चीज़ को कॉल करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे लोकल वेरिएबल्स देखें। लोकल वेरिएबल्स कौन होते हैं जी, लोकल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जो कि आप अपनी सब रूटीन के अंदर जब आपको ज़रूरत पड़ती है एग्जीक्यूट करने की, तो आप लोकल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हैं। ये बात याद है, लोकल वेरिएबल टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, और ये सब रूटीन के अंदर होते हैं, यानी कि इनसाइड द सब रूटीन जो है ये पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है, लोकल वेरिएबल बेसिकली आर दोज वेरिएबल दैट इज executed time that is needed to the executed time and basically this is the temporary यानी नॉट परमानेंट, और ये इनसाइड द सब रूटीन जो है वो वर्किंग करते हैं, ठीक है। और स्टैक के अंदर भी इसका यही काम होता है कि स्टैक के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को, यानी जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं ना, उसको स्टैक के अंदर भी इस तरह ही काम किया जाता है कि ये इनसाइड द स्टैक पड़े होते हैं और वहीं पर हम चीज़ों को स्वैप कर रहे होते हैं। स्वैप ऑलरेडी मैं आपको तमाम तरह एल्गोरिथम समझा चुका हूँ। देखें, पुश का मतलब यानी पुश कर दो, मूव का मतलब मूव कर दो, और सब, अब यानी सब रूटीन के लिए हम सब का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि सब कर दो, यानी कि सब रूटीन में। अब देखो ये पैरामीटर है 4 और 6, देखें इसका डिफरेंस आपने सिर्फ मालूम करना है। BP-2 क्या शो कर रहा है कि ये स्वैप फ्लैग कर रहा है, यानी कि इसका डिफरेंस निकाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास, और BP याद रहे बेसिस पॉइंटर्स हैं, और ये भी बात आपने याद रखनी है कि आप एक डमी पुश को, यानी कि अपने फंक्शंस को, अपने गैप को परफॉर्म करने के लिए आप एक डमी वेरिएबल, डमी पुश को इस्तेमाल करते हैं, सिंपल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, या एक आप कह लें कि हम सिर्फ चेकआउट करने के लिए हम जो है वो डमी वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो नीडेड मेमोरी, हमें ज़रूरत होती है मेमोरी की स्वैप करने के लिए, क्योंकि सारी बात है। देखिए इस पेंट के अंदर भी मुझे नंबर लिखने की ज़रूरत है ना, यानी 10 और 3 को मैंने स्वैप किया, तो देखिए मुझे इसकी ज़रूरत होता है, मुझे इसकी जगह होगी तो मैं स्वैप करूँगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्वैप आउट करेंगे तब भी आपको डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपके लेक्चर जो हैं वो मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ कितने कवर हो गए हैं। यहाँ तक आपके 15 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह। मेक श्योर कि आप इस चीज़ को पढ़िएगा ज़रूर, स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज अगर आप स्किप भी कर देंगे डजेंट मैटर, लेकिन एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपने अपने चैप्टर को ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।